अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने कानूनी और आइनी पैकेज पर सरप्राइज देने के लिए कमर कस ली है। शहर इक़्तिदार में अफवाहों का ना थमने का सिलसिला जारी है। हर तरफ से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए जादुई नंबर तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कौन से ऐसे मामलात हैं जिनके लिए हुकूमत आइन में तरमीम की कोशिश कर रही है, और इन नंबर्स को पूरा करने के लिए हुकूमत आखिर क्या हिकमत अमली अपनाएगी। और इसके साथ साथ वो 41 अरकान कौमी असम्बली जिनकी स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं हो सका, जिनसे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से राय भी तलब की है, क्या ये अरकान कोई फैसला कुन किरदार अदा करने जा रहे हैं। और इसके साथ बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान का अचानक इंतहाई अहम रोल में आना महज इत्तफाक है, और वो मौलाना फजलुर रहमान जो माजी में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इंतहाई काबिल एतमाद साथी तस्वुर किए जाते रहे हैं, क्या इस कड़े वक्त में मौलाना फजलुर रहमान अपनी इत्तेहादी जमात यानी पीटीआई को पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट देंगे, या नून लीग को इस मुश्किलात की मंझधार से निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंदरूनी इख्तलाफात से दो चार है, अब उन मसाइल पर, उन इख्तलाफात पर काबू पाने के लिए साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। इस कमेटी को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। क्या आरिफ अलवी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी के अंदर तेज़ी से उभरते हुए इख्तलाफात को ख़त्म कर पाएंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि आज लाहौर के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए अहम बैठक हुई। अगरचे कि अभी तक उसके ऊपर खामोशी है, लेकिन इस इजलास के अंदर क्या मामला तय पाए हैं, क्या पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलने जा रही है, या इस इजलास के बाद भी नून लीग पीपल्स पार्टी को लॉलीपॉप पर टरखा देगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने कल डी चौक में धरना देने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली आना शुरू हो गई है। असल हकीकत है क्या, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी में है क्या, और पाकिस्तान का ब्लू इकॉनमी में शुमार कहाँ होता है, और इसके हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है। और इसके साथ साथ FBR में पहली मरतबा पुरकशिश ओहदों पर मनपसंद तैनातियों का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये कैसे सब कुछ मुमकिन हुआ है, इसकी तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खान साहब, मामला ये है कि शहरी इक़्तिदार के अंदर जहाँ कहीं भी जाएँ एक ही बात हो रही है कि वफाकी हुकूमत ने, जिसके लिए इस वक्त सर्वाइवल का सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ था, और वह डू और डाई वाली पोजीशन के अंदर है, और उन्होंने इस कानूनी और एक आइनी पैकेज देने के हवाले से अपनी कमर कस ली है। और ये बड़ा सरप्राइज होगा। जिस किसी को हमने राब्ता किया, आपने बहुत से लोगों से जानने की कोशिश की, इस राज से कोई पर्दा उठाने को तैयार नहीं है कि कौन से ऐसे अमूर हैं जिसके ऊपर इतनी पर्दादारी है, जिसकी इतनी बड़ी राजदारी है। लेकिन मामला तो बहुत कुछ है। खास साहब, मामला मुमकिन तौर के ऊपर हो क्या सकता है, चूंकि हुक्मरान इत्तेहाद के कुछ लोग ये ज़रूर कहते हैं कि तफसीलात तो एक दो रोज़ में सामने आ जाएंगी, हमने नंबर कैसे पूरे करने हैं ये सारी साइंस भी आपको समझा देंगे, लेकिन जो कानूनी अदालती सतह के ऊपर नून लीग को, हुक्मरान इत्तेहाद को जिन चैलेंजेस का सामना है, वो कहते हैं मामला हल होंगे, कैसे हल होंगे इसकी तफसीलात को बताने को तैयार नहीं है। और सबसे बढ़कर बानी PTI से मुतल्लिक जो मामलात हैं, कानून की रोशनी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम का सिलसिला था वो थम जाएगा अगर हुक्मरान इत्तेहाद इन आइनी और कानूनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब हो गया। आपके पास खास साहब क्या खबर है? जी भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने तो जा रहा है। ठीक है ना। जिस तरह के सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी साहब का मौलाना फजल रहमान साहब के घर चले जाना और उनसे इस हवाले से मदद तलब करना का भी होना, हाँ, और जो वज़ीर दाखिला हैं, जो मौजूदा जितना भी सेटअप है उसमें हर जगह हमें मोहसिन नकवी साहब बड़े नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। तो और वैसे मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर तो, और सेनेटर भी और वफाकी वज़ीर भी नून लीग के कोटे से है ना? खासा ऐसा ही है? नहीं, ये ऐसे ना कहें आप, ये रियासत के कोटे से हैं, ऐसा कह लें आप। अच्छा, दूसरी बात है कि उनके पास जाना, इसका ये अंदिया दे रही है, ये ख़बरें, ये बातें, जो गुफ्तगू जारी है कि कुछ बड़ा होने तो जा रहा है। लेकिन इसकी तफसीलात का खोज लगाने की हमने कोशिश की है, वो तफसीलात तो हमें नहीं मिली। लेकिन अब ये जो बड़ा होने जा रहा है तो मुमकिन कैसे है, क्योंकि अगर आपने आइनी तरामीम करनी है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी पहले पसो पेश से काम ले रही थी, फिर जब बिलावल भुट्टो साहब की वज़ीर पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो फिर वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। इसी के नतीजे में आसफ अली जरदारी साहब
मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुँचे। अब ये सारी चीज़ें मुमकिनात में कैसे हैं जी, नाज़रीन बड़े हैरान हैं कि 2/3 अक्सरियत तो उनके पास है नहीं, बिल्कुल ऐसे तो नहीं फिर कैसे मुमकिन होगा। भट्टी साहब एक बात जहन में रखें कि ये कानून साजी ना मुस्लिम लीग नून कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ये रियासत ये कानून साजी कर रही है। ठीक है आपको माजी में याद होगा जब बानी पीटीआई बरसर इक़्तिदार थे जी, उस वक्त भी कानून साजी हुई थी, रियासत के कहने पे, उस वक्त भी रियासत के कहने पर हुई थी और जो कि लोगों ने गालिबन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तौसीस से मुतल्लिक थी, आर्मी एक्ट में तरमीम होना थी। इसके अलावा भी एक दिन आपको पता कितनी ज़्यादा तरमीम और कानून साजियाँ हुई थी, पैदल पे बिल मंजूर हुए थे। तो उस वक्त भी आपने देखा था कि लोगों ने बड़ी मोहब्बत जज्बे के साथ और जोक दर जोक आइनी तरमीम के कानून साजियों के हक़ में वोट डाले थे। जो आपने बात कर दी आर्मी चीफ वाली, जनरल कमर जावेद बाजवा की जब कानून साजी हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून उस वक्त इतनी सीखपा थी और वो इतने उनके सख्त बयानात आ रहे थे, लेकिन फिर ख्वाजा आसफ साहब आए तो खासा मीडिया क्या पर। उस किस्म की अनहोनी या मौज़ा आज भी होने का इम्कान है? बिल्कुल, ये सियासी जो मौज़ात हैं ये पाकिस्तान के नसीब में लिख दिए गए हैं। इस जो नई आइनी तरमीम होने वाली हैं इसकी किसी को तशरीह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अहम हमारे यहाँ तरीन मसला आईनी तशरीह का बड़ा ओहदे है के ना। ऊपर जिसका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, एक पीटीआई बड़ी उससे उम्मीदें भी व्यवस्था हैं, उस ओहदे से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो मामला भी तय हो सकता है कि उस ओहदे के ऊपर अपॉइंटमेंट का जो मौजूदा तरीक़ेकार है उसको ख़त्म कर दिया जाए और 1996 से पहले जो तरीक़ाकार था उसको बहाल किया जाए, उसके अंदर हुकूमत का रोल हो। क्या ये मामला भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब भट्टी साहब 18वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की थी मियाँ नवाज साहब से कि हम इस हवाले से भी कानून साजी कर लें क्योंकि ये आने वाले दिनों में हमारा मसला बनेगा। इस पर मुस्लिम लीग नून मानी नहीं थी। ठीक, अब जरदारी साहब से पहले से एग्री हैं। वो कहते हैं ये मामला जब किसी बड़ी पोस्ट का हो, मसलन आर्मी चीफ की जब भट्टी साहब तकर्री होती है तो उसका भी पैनल आता है जी, तो किसी और अगर आइनी अदारे की अगर किसी सरबराह की तकर्री होनी है तो उसका भी कोई पैनल आ जाए। साहब आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, पीपल्स पार्टी आजकल बड़ी मुतहरिक है, नून लीग का जो बका का मुकदमा है वो जरदारी साहब कॉन्टेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के पास खुद चल के जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या वजूहात थी कि इतनी पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल सपोर्टिव हुई है नून लीग के साथ, और आज पंजाब के अंदर गवर्नर हाउस में पंजाब में अहम तरीन बैठक हुई जो नून और पीपल्स पार्टी की बैन पावर शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा था, अगरचे कमिटमेंट्स हुई थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही थी। उस इजलास के अंदर की क्या मामला थे और पीपल्स पार्टी अब कहते हैं कि कंफर्टेबल है, रिलैक्स है कि कुछ ना कुछ अच्छा खासा उनको अब मिलने जा रहा है पंजाब में? अच्छा भट्टी साहब, मामला ये है कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको पता है नून लीग वाले इत्तेहादियों को देने में बड़े थोड़ा कंजूसी का मुजाहरा करते हैं जी, इन्होंने ऐसे ही किया। जब उन्होंने कानून साजी करनी है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही, फलां नहीं कर रही, तो फिर जरदारी साहब ने कहा हमारे भी कुछ मामलात हैं, हमने अगर कैबिनेट में नहीं बैठे, हुकूमत का हिस्सा तो है, हमने भी कुर्बानी तो दी है। तो फिर वहाँ से कहा गया मुस्लिम लीग नून को भाई कुछ थोड़ा बहुत उनको भी जो शेयर बनता है उनको दें भाई। उनको जब कहा गया, फिर जब बिलावल भुट्टो साहब ऐसे तो नहीं मिलने चले गए, जिस दिन जो मिलने गए थे बॉडी लैंग्वेज से भट्टी साहब मैंने अंदाज़ा लगा लिया था अब लॉलीपॉप की पॉलिसी नहीं चलेगी, अब कुछ ना कुछ इनको देना पड़ेगा क्योंकि बड़े घर से कह दिया गया है कि भाई इनको दें, कुछ स्पेस दें। ठीक, जिसके हवाले से आज इजलास भी हो गया। भट्टी साहब मैं आपको बता दूं फिर भी नून लीग देगी शेयर, कुछ लो दो की पॉलिसी भी चलेगी, लेकिन जो खुली छूट का जो ख्याल किसी की खाम ख्याली है, खुली छूट पंजाब में नहीं दी जाएगी किसी सूरत। ये बात हमारे ज़राए ने मुझे बता दी। खासा आपके ज़राए के नहीं, आपके कायद जो नवाज शरीफ हैं, आपके महबूब कायद, वो ज़ाहिर है उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी ही अग्रेसिव होती है नॉर्मली, और वो चीज़ों को बड़े नपे तुले अंदाज में चलाते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है उनको ज़रूरत है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के साथ कुछ वो लेन देन करने की पोजीशन में, और कुछ ना कुछ उनको डेफिनेटली यहाँ देना पड़ेगा। तो खासा तरह ये बताइए, पीटीआई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लेवल के ऊपर बहुत सी इंटरनल मुश्किलात का सामना है। बानी पीटीआई तक बात पहुंची, उन्होंने भी समझाया, बात नहीं बनी, शकील खान अलग हो गए, अली मीन गंडापुर हों, उनके पार्टी के दीगर लोग हों, हलफनामे पर दस्तखत हो रहे हैं, इतमाद का वोट लिए जा रहे हैं, काफ़ी मसाइल थे। हमाद दरवान नाराज़ होकर बैठे। आरिफ अलवी साहब को 2 हफ्ते का टास्क, इस मसले को हल कर पाएंगे कि इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाए और पार्टी एक यूनाइट होकर आगे बढ़े? भट्टी साहब, ये जो इख्तिलाफ़ात जिस पैटर्न पे, जिस शाहरा पर बानी पीटीआई ने पीटीआई को डाल दिया है, वो रास्ता अंधी खाई की तरफ जाता है। ठीक है, वो इख्तिलाफ़ात फितरी अमर हैं,
जब तक अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करेंगे, पीटीआई के बेशुमार लोगों का ख्याल है, मैं आपको बताऊं पीटीआई के जो लोग हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट इनके खमीर में नहीं है, इस मिट्टी से नहीं बने हैं, इनको वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बनाना चाहते हैं, इनको इंजेक्शन लगा रहे हैं, इनको बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की बिल्कुल पीटीआई का अलहदा पीटीआई है, पंजाब की पीटीआई बिल्कुल अलहदा पीटीआई है। जब तक यकसुई नहीं दिखाएंगे बानी पीटीआई, रियासत के साथ मामलात को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये इख्तलाफात ख़त्म होने की बजाय, मैं आपको आज तजिया कर देता हूँ भट्टी साहब, ये बढ़ते जाएंगे वक्त और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उस जो मेन पॉलिसी है उसको दुरुस्त इख्तिलाफ कर रहे हैं, केबला दुरुस्त करना है। ये जो रास्ता उन्होंने चुना है बड़ा मुश्किल रास्ता चुना है, ठीक, लेकिन इस रास्ता ये मंजिल की तरफ नहीं जाता, मैं आपको बताऊं ये खाई की तरफ जरूर जाता है। यही बातें मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ तो आप और उम्मीद नहीं है। मैं कहता हूँ आपको नजर आएगा इख्तिलाफात ना बढ़े तो हम इधर ही बैठे हैं। बिल्कुल ठीक, इख्तिलाफात ख्वाजा मतीन साहब को तो मजीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख्वाजा साहब जो पीटीआई से मुतल्लिक अक्सर प्रेडिक्शन करते हैं मामला ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हम दुआ गो हैं कि पीटीआई बतौर पार्टी एक डिसिप्लिन का मुजाहरा करे, एक बेहतरीन अंदाज में आवाम के जो मैंडेट जो आवाम से लेके आए थे उस मैंडेट की रोशनी में आगे बढ़े, बजाय इसके कि वो अपने अंदरूनी इख्तिलाफात और रियासत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे बयान देकर मामलात को ख़राब करने की कोशिश करें जिसका ना उनका फ़ायदा होगा ना ही उनके वर्कर्स और सपोर्टर्स का। तो नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने क्या अलाहमत तश्कील दिया है और कल इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने अचानक अनाउंसमेंट की कि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद करने का प्लान पेश किया जाए। ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ? वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो 1971 से मुल्क भर में आवाम को सस्ते दामों से फराहम करने का एक सबसे बड़ा एक नेटवर्क है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है तो ये गलत नहीं होगा। काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ कंपनियों की इसके ऊपर नज़र थी, माजी में भी बात की जाती थी कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की निजकारी कर दी जाए, चूँकि हुकूमत इसको नहीं चला पा रही, इसके खसारा इसका बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर करप्शन होती है, बहुत से इल्ज़ाम थे। लेकिन वजारत सनअत व पैदावार के महातती इस इदारे के अंदर जो बाबूज आते रहे, जो बोर्ड में शामिल होते तो जो भारी मराहत लेते रहे, उन्होंने इस इदारे का एक जदीद सिस्टम डेवलप क्यों नहीं किया कि जो बदउनवानी की या बेज़ाब्तियों की शिकायत थी उनको दूर किया जाता। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, अब तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है जिसकी सालाना सेल 150 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ गुज़श्ता रमज़ान में इस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 46 अरब रुपये की रिकॉर्ड सेल की। तो जहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशल है, मार्केट के अंदर आवाम को आप बराह रास्त सब्सिडी दे सकते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक नेटवर्क बन चुका है, जो लोग डिजर्विंग है उन्हीं को ही सिर्फ सब्सिडी मिलती है, तो फिर इसको बंद करने का मतलब क्या है, इसके पसे पर्दा कहानी क्या है? तो इस इशू पर बात करने के लिए हमने दावा दी है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आरिफ हुसैन, आप सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस के। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, अचानक हुकूमत इतना बड़ा फैसला किया, बोर्ड ने, वजारत सनअत व पैदावार ने आपके साथ मुशावरत की या नहीं? अब तो पता चला है कि कल आप लोगों ने धरना देने का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए। जैसे आपने बताया कि अचानक, और वाकई इसी तरह हुआ है कि बिल्कुल अचानक ही एक फ़ैसला किया गया कि इतने बड़ी चेन, इतने बड़े इदारे को जो है एक जुम्बिश कलम और 2 हफ्तों के अंदर जो है ना वाइंड अप कर दिया जाए, जबकि एक छोटे सा स्टोर है उसको भी जो है ना इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं किया जा सकता। इसके पीछे क्या उनके मकासद हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बेसिकली आवाम को सस्ती अशिया फराहम करता है और हमेशा जब 1971 में ये कायम हुआ 20 स्टोर से ये बना था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 के करीब इसके स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जब तक ये स्टोर सब्सिडी के बग़ैर चल रहा था, ये जितने भी आपको हमारे बिल्डिंग्स एसेट्स नज़र आते हैं वो सारे बग़ैर सब्सिडी के हमने बनाए हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट में चल रहे थे, गवर्नमेंट का इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं होता था। जब ये सब्सिडी का मॉडल बनाया गया और हमें मजबूर किया गया कि आपने इस मॉडल के तहत चलना है, तो उसके बाद गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ा और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो हम कमर्शलाइज तरीके से उसको फिर नहीं चला सके, सब्सिडी की तरतीब से चलाते रहे। तो उसमें बहुत सी दफ़ा वो चलता रहा, उसके बावजूद अदारा ग्रो किया है, पीछे नहीं आया। हमने बहुत मुश्किल हालात। गवर्नमेंट हमें कहती है कि इसके अंदर खसारा है, इसमें करप्शन है, बड़े पैमाने के ऊपर अशिया को मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है, वेंडर के साथ मिलकर क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाता है, लिहाजा हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। देखें सर, मैं तो इसकी वाज़े में कई बार प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि करप्शन की जहाँ तक बात की जाती है तो करप्शन को पकड़े ना,
इदारे मौजूद हैं, करप्शन के को तरीक़ाकार मौजूद है, उसको पकड़े। जो बंदा भी करप्शन करता है, अगर फ़र्ज़ करें मैं हूँ, ठीक है, मैं एक यूनियनिस्ट हूँ और यूनियनिस्ट की हैसियत से सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी करें, वो जिम्मेदारी इनकी है, हमारी तो नहीं है ना। उसको करें हम, उस पर किसी जो बंदा अगर करप्शन में मुलव्वस है, कहीं उसकी सबूत मिलते हैं, हमारा अपना सिस्टम भी है, जो अगर इस तरह की हरकत होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जब से ये इदारा बना है आज के दिन तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 रुपया साबित कर दे कि हमारे ऑपरेशनल अखराजात और दीगर तनख्वाहों और दीगर मामलात के लिए गवर्नमेंट ने 1 रुपया दिया हो। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जो हम पास ऑन कर देते हैं। ठीक हो गया शाह साहब, आप पास ऑन करते हैं। ये बताएं कि आपके नज़दीक क्या मालूमात हैं कि हुकूमत इस अदारे को क्यों बंद करना चाहती है? इसके कुछ मुहर्रकात जो हैं वो नाज़रीन को बताएं ताकि लोगों को पता चले कि बंद करने के पीछे जो आप तक इतलात आई हैं क्या मकासद क्या है। देखें सर, मैं तो ये समझता हूँ, और तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि इस इदारे की कोई इतने बड़े एसेट्स नहीं हैं कि गवर्नमेंट इसको भेजकर कोई अपना कर्जा दूर करेगी या कोई मामलात करेगी। चंद लोगों को नवाजने से अलावा तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात हो। कैसे नवाज सकते हैं? बंद करने से कैसे? बंद करने से ऐसे नवाज सकते हैं कि जो हमारे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसकी जो असेसमेंट गवर्नमेंट लगाती है वो तकरीबन कोई 8.5-9 अरब रुपया लगाती है, जबकि अगर उसको मार्केट वैल्यू लगाई जाएगी तो 45 से 50 अरब की बनती है। तो इन्होंने तो गवर्नमेंट असेसमेंट के तहत अपने लोगों को नवाज देना है कि हमारे ये प्लाजा एक को दे दिया, दूसरा प्लाजा दूसरे को दे दिया। इसके एहसास से बेचना चाहते हैं, एहसास से बेचना चाहते हैं, क्योंकि देखें जी, हमारे पास जो हमारी इन्वेंट्री है वो हमारे वेंडर्स की है, ठीक है, 15 अरब की इन्वेंट्री है वो हमारे वेंडर्स की है। हमारे फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स आपको पता है कि जो एक चीज़ एक दफ़ा लग जाती है, हम कंप्यूटर लेते हैं, उसकी वैल्यू डी वैल्यू होती है, वो इंक्रीज तो नहीं होती। एक ही मुहर्रक है आपके जहन में कि ये असासे फ़रोख्त करना चाहते हैं? कोई वजह और भी है? कुछ कंपनियों का नाम लिया जा रहा है, उनको ये सारी चीज़ें देना चाहते हैं, किसी इंटरनेशनल चेन वगैरह को, इस तरह की बातें भी हो रही हैं? सर देखें, बात तो ये है ना कि प्राइवेटाइजेशन वाली बात थी, ठीक है, उसके ऊपर काम हुआ, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। देखें, जो पाकिस्तान का जो ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी 2023 है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, इनको जो है प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। हमारे बोर्ड ने बाकायदा अपनी जो मीटिंग्स 2 में उसका जवाब दिया कि ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लिहाजा इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अब कल आप के जो लोग हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद के जो आपका हेडक्वार्टर है यहाँ से लोग इकट्ठे होंगे डी चौक पे, या पूरे पाकिस्तान से आपने कॉल दी है, और जो आपका मेन मुतालबा है जब तक वो पूरा नहीं होता उस वक्त तक यहाँ मौजूद रहेंगे, या सिर्फ अपना कल एहतजाज रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप चले जाएंगे? नहीं जी, हमारे पूरे पाकिस्तान से जितने भी हमारे 14,000 एम्प्लॉइज़ हैं वो भी आएंगे। हमारे साथ जो कंपनीज़ के मुलाजमीन काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे इदारे के लिए अलहदा मुलाजमीन अपने फील्ड स्टाफ रखा हुआ है, वो भी आएंगे, क्योंकि उनका रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे इदारे के साथ ठेकेदारी निज़ाम के तहत जो लोग पैकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उनका रोज़गार ख़त्म होगा, वो भी हमारे साथ आएंगे, और हम उस वक्त तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती। ठीक, आपका ये प्रपोजल है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ आपकी यूनियन है या आपके एम्प्लॉयज़ का कोई सिस्टम बना हुआ है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन उनके हवाले कर दे, तो आप पूरा सिस्टम रन कर सकते हैं, तनख्वाहें खुद अदा कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, और फिर भी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मुनाफे में चलेगा। ऐसी कोई वर्किंग है आपके पास? देखिए, हम बिल्कुल कहते हैं कि हमें हमारे हवाले किए जाए, गवर्नमेंट अपना जो है असर रसूख बंद करे, जो हमसे नाजायज़ चीज़ें मनवाती है, जो मैं आगे बयान भी करूँगा, और हम इसको चला सकते हैं हम अपने तरीके से। और अभी तक आज के दिन तक गवर्नमेंट ने तो हमें कोई तनख्वाह, आप वो बयान कर दीजिए कौन सी ऐसी चीज़ें? देखिए जी, हमें पास्को से मजबूर किया जाता है कि आपने जो है गंदम पास्को से लेनी है, और आप महंगी लेते हैं उनसे। अब सुने, अब गवर्नमेंट ने महंगी गंदम खरीदी, हमें कहते हैं कि आप 6,000 में हम वहाँ से खरीद रहे हैं, मार्केट 3,000 से 3,400 रुपये मन है, हम 48,000 मेट्रिक टन गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी से खरीदी हुई गंदम हम उनको बेच के दे रहे हैं। हम मजबूर हैं, हम बाहर से नहीं ले रहे। हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हम BISP के कस्टमर को गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी है वो देकर 648 रुपए की 10 किलो की बैग दे रहे हैं। अब 1,500 रुपए का बैग हमसे आम कस्टमर कैसे लेगा जो BISP के उस सर्वे में नहीं आता? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात देखें जी, 2022 का मैं आपको एक वाकया बयान करता हूँ कि चीनी का बहरान आता है जी, पाकिस्तान में चीनी गायब हो जाती है, गवर्नमेंट प्लान करती है, बाहर से टेंडर करके मंगवाती है, TCP के तहत 1.5 लाख टन चीनी खरीदारी की जाती है,
70,000 टन चीनी खरीदी गई पंजाब के लिए और 30,000 टन चीनी खरीदी गई केपी के लिए और 50,000 टन चीनी खरीदी गई यूएससी के लिए, यानी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के लिए। चीनी खरीदी जाती है बारीक, ठीक है। हमने अपनी चीनी जैसे तैसे करके बेची, ठीक है। पंजाब ने वो चीनी लेने से इनकार कर दिया, केपीके ने वो चीनी लेने से इनकार कर दिया और हमें मजबूर किया गया कि ये 1 लाख टन चीनी भी आपने बेचनी है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने आरिफ साहब की वो तमाम वजूहात भी सुनी, बिल्कुल दुरुस्त का आपने कुछ प्रोग्राम के वक्त की भी कमी का हमें सामना है, लेकिन बुनियादी मसला ही है जी जो आप 2 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत कहती है कि ये जो सब्सिडी वाला सिस्टम हम नहीं चला सकते। इंडिया में फूड सब्सिडी के लिए सालाना 1200 अरब डॉलर वो दिए जाते हैं, ठीक है। साहब आपकी बात ठीक है, तुर्की की बात कंक्लूड करने हम आपकी बात ठीक है नाज़रीन, हम तुर्की और इंडिया की और बहुत से मामला हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला है, मसला ये है कि अगर एक यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मुनाफा बख्श इदारा है, वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकता है और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत किए बगैर अचानक इतना बड़ा फैसला करना, अभाम के साथ करना और उसके बाद डी चौक के अंदर कल मुल्क भर से मुलाजमीन आकर एहतजाज करेंगे, तो ये सब कुछ बैड गवर्नेंस का एक नतीजा है। मेरे ख्याल में वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार को यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के साथ बैठ के मामलात की क्लैरिटी लेनी चाहिए और कौम के सामने अगर इसको आपने वाइंड अप करना है या प्राइवेटाइजेशन करनी है तो उसकी जस्टिफिकेशन दी जाए, ना कि रातों रात बंद कमरों में बैठ के इसका फैसला किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे और ब्लू इकॉनमी के बारे में बिलखुसूस आपको उसकी कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF की शराइत पूरी करते करते हुकूमत थक चुकी है, लेकिन अभी भी IMF की शराइत लगता है पूरी नहीं हो पा रही। अब पाकिस्तान ने जहाँ पहले दोस्त ममालिक से कर्ज़ को रोल ओवर करने की दरख्वास्त की, अब उन्हीं दोस्त ममालिक से मज़ीद कर्ज़ के हसूल की दरख्वास्त भी की गई है। सवाल यह है कि कब तक जाके सारे मसाइल हल होंगे और एक IMF से जो तारीखी एक बड़ा पैकेज मिलना है पाकिस्तान को, जिसके बाद एक मुआशी बहाली की एक बड़ी बात की जा रही है, कब ये सिलसिला शुरू होगा नाज़रीन। लेकिन आज के सेगमेंट में हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्लू इकॉनमी की आजकल बहुत बात की जा रही है और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने भी इस हवाले से कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं। और चूँकि ब्लू इकॉनमी में जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो उसके अंदर शेयर है वो 0.25% है, जो कि ना होने के बराबर है। तो हमें इन दोनों इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियत डॉक्टर खकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले हम ज़रा जानना चाहेंगे कि ब्लू इकॉनमी है क्या और ब्लू इकॉनमी के अंदर जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए, मैरीटाइम की हम बात करें, फिशिंग की हम बात करें या वहाँ पर दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम उस सारे सेटअप को फुली तरीके से यूटिलाइज आज तक क्यों नहीं कर पाए, उसको डेवलप क्यों नहीं कर पाए और दुनिया के अंदर ब्लू इकॉनमी का रोल किस हद तक मौजूद है? तो देखिए ना, ब्लू इकॉनमी को अगर हम समझना चाहें तो ब्लू इकॉनमी इज लाइक द यूज ऑफ जिसे कहेंगे ओशंस रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, improved livelihoods, jobs, while preserving जिसे कहते हैं health of the ocean ecosystem. So sustainable use जो है oceans का, ये blue economy है। blue economy की जो importance है, अगर आप SDGs देखें तो 2015 में जो UN ने incorporate किया था SDG 14, इसमें उन्होंने focus किया था life below water. So जो ocean है for economic perspective, but also as a source of food, water, weather variations, oxygen for humans and other species. जो इसके backward और forward linkages हैं, living resources, mineral energy, coastal and maritime activities, ocean support services, maritime safety, raw materials for marine biotechnology. So that is what the structure is. Exactly. पाकिस्तान के लिहाज से जो coastal area वो 1050 किलोमीटर है, and it is blessed with natural water, natural resources. इस वक्त तकरीबन $1 बिलियन की मेरा ख्याल है कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल GDP, और जो बल्क ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन है ये आ रही है फिशरीज से, कोस्टल टूरिज्म से, मैरीटाइम रेवेन्यू से। जो एडवांस्ड ऑफ कोर्स इकोनॉमीज हैं दुनिया की, जिसमें फार्मास्यूटिकल, मिनरल इंडस्ट्रीज, ये तो करंटली हमारे यहाँ ये लैंडस्केप है ही नहीं है। सो ये एक एरिया है हम जिसको कर सकते हैं। जो मैरीटाइम टूरिज्म है ये कंट्रीब्यूट करता है बहुत ही थोड़ा, एक $300 मिलियन के करीब, तो इसको डेवलप कर सकते हैं। मैरीटाइम जो रेवेन्यू है ये प्रोजेक्टेड
पाकिस्तान का 183 मिलियन है, इंडिया का देखें तो $6 बिलियन के करीब है, बांग्लादेश का भी इतना ही है। तो इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इन सबको एक मिलकर और थिंक टैंक्स को यूज़ करके एक सिविल सोसाइटी की अवेयरनेस क्रिएट करके स्पेशल मैरीटाइम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाकर ये सारा काम आपको विद डेवलप लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज करना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग एंड आर्डस रोड जो हमें अगले 2-3 साल में, ये भी एक एरिया है जिसमें तय करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली। ब्लू इकॉनमी के ज़रिए से जो इन इलाकों के अंदर, कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो लोग मौजूद हैं, न सिर्फ उनकी ज़िंदगियाँ बदली जा सकती हैं बल्कि मुल्क की मौशियत को भी बहुत कम वक्त में बहुत बेहतर तरीके से बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आजकल दोबारा बात हो रही है, अगस्त के महीने में IMF का बोर्ड की जो अनाउंसमेंट हुई उसके एजेंडे में पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो शामिल नहीं है। अब कहा जा रहा है कि सितंबर में शायद टेकअप किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट है, पहले तो हमें कहा गया था कि IMF की तमाम कंडीशंस बीट हो चुकी, कर्जा रोल ओवर करने की बात हो या नया कर्जा हासिल करने की बात हो, आपको लगता है कि अभी स्टिल बड़े चैलेंज मौजूद हैं? जब तक इनको हम मीट नहीं करेंगे इन कंडीशंस को, उस वक्त तक IMF के बोर्ड के एजेंडे में हमारा मामला नहीं आ पाएगा? मेरी आपसे जब भी बात हुई है, आपको मालूम है कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान को फंड की फैसिलिटी के बगैर चलाना प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है, और एक्सटर्नल चैलेंज जो है वो मीट नहीं हो पाएगा। 26.2 अरब डॉलर हमें चाहिए FY25 में। अगर आप IMF की सपोर्ट निकाल दें तो ना 12 अरब डॉलर का रोल ओवर मिलेगा, ना ही मल्टीलैटरल्स के पैसे जो हैं वापस जाएंगे और नए पैसे प्रोजेक्ट एड में उस तरह आएंगे, ना ही कमर्शियल लोन्स नए मिल सकते हैं पुरानों को वापस करके। और पाकिस्तान को शायद बॉन्ड तो अब भी हम फ्लोट करने के काबिल नहीं है बिकॉज रेटिंग्स जहां खड़ी हैं। बिल्कुल ठीक। ये सारी चीज़ें अब भी फंड एक्सटर्नली पाकिस्तान को नहीं समझता कि हम उस नहज पे पहुंच गए हैं जहां हमने 12 अरब डॉलर की कमिटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द IMF के थ्रू कर दी है। मेरे ख्याल है ये अगले 15-20 दिन में हो जाएगा। पहले तो आपको अथॉरिटीज कह रही थी, पर आज मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ आई थिंक कि हो जाएगा अगले 15-20 दिन में। तो इसको किसी तरह हमें क्लोज तो करना है, फंड को यही देखना है कि पाकिस्तान जिस सिनेरियो से गुजर रहा है, अगरचे कि दोस्त ममालिक सऊदी अरब वो यूं हमेशा इन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है, तेल की मुखर अदायगियाँ हों, 1.2 अरब डॉलर का मामला हो या UAE के मामला हो, इन हालात में आपको लगता है कि जल्द ब्रेक थ्रू हो जाएगा या ये तीनों जो पॉइंट्स है ये कुछ टाइम लेंगे? तो ये तो अगेन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अथॉरिटीज़ कितनी जल्दी इन सब मरहलों को तय कर पाएंगी। मैं समझता हूँ कि हमें जब तक लेटर ऑफ इंटेंट पाकिस्तान जो हम दस्तखत करके भेजते हैं वो भेज ना दें, जिसका मतलब होता है कि हम क्लोज कर गए हैं, और कंडीशनल बोर्ड सर्कुलेशन नहीं है IMF की बल्कि नॉन कंडीशनल है, तब तक शायद पब्लिकली जाना ही नहीं चाहिए। वी शुड वेट फॉर इट और ये सब काम कर लें। अभी अक्टूबर तक हम कंफर्टेबल हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर अभी भी कंफर्टेबल हैं, बिल्ड हो गए हैं। सो अगर थोड़ा सा सितंबर, अब कभी उम्मीद है कि एंड सितंबर या 15 अक्टूबर तक हो जाएगा, बट वी आर स्टिल कंफर्टेबल। बट हैविंग सेड दैट, सोचिए इस बात को कि IMF के प्रोग्राम को किस तरह, एंगेजमेंट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो आपने बता दी कि रिक्वायरमेंट्स अभी पूरी हो जाएंगी, जो अगले माह तक इंशाल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन हम रूमर्स भी सुनते रहते हैं, कोई ऐसा बयानिया भी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस तरह की कुछ साजिशें भी आपको नज़र आती हैं या सिर्फ रिक्वायरमेंट की वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ है प्रोग्राम? Alhamdulillah, you can take it from me, and I am the person who has ran Pakistan's only completed प्रोग्राम जो हमने IMF के साथ 13-16 का कंप्लीट किया था, जहाँ पे अभी खड़े हैं। एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, 9.3 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, 2 माह की इंपोर्ट कवर पे हैं। IMF की बेशतर चीज़ें पूरी हो गई हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग टोटली हाथ में नहीं होती, अथॉरिटीज़ को पहले कर चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। अब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सिफारती सतह पे भी अगर ज़रूरत होती है तो एंगेजमेंट की जाती है। आई एम होपिंग कि ये हम कर लेंगे। अब हम डिफॉल्ट को काफी पीछे छोड़ आए हैं। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त कहा आपने। अगर ये सब कुछ हमने एड्रेस ना किया परमानेंटली तो फिर वहीं खड़े होंगे जहां से इस सफर का आगाज हुआ था, और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया रहा है। डॉक्टर खान नजीब साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी आपने मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से बात की। जब हम मौशियत की बात करते हैं तो FBR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो IMF का टारगेट हो जिसको हमने अचीव करना है, या हमारे कलेक्शंस को, हमने टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना है,
हुकूमती अखराजात को पूरा मीट करने के लिए, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है FPR का। और FPR की अब जो चेयरमैन की जिम्मेदारी हैं, रिसेंटली वो राशिद लंगड़ियाल साहब को तफवीज़ की गई। अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बतौर चेयरमैन अपने काम सर अंजाम देना शुरू कर दिया है। हसब FPR बहुत बड़े यहाँ पे मामलात रहते हैं और माजी के अंदर भी बहुत से सवालात उठते रहे, मुख्तलिफ औकात के अंदर इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मसला रहा है वो रही है अकरबा परवरी, नेपोटिज़म, जिसने FPR को माजी में बुरी तरह से मुतासिर किया है। कुछ अर्सा कबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की, कुछ अफसरान की वहाँ पर उनकी रेटिंग करवाने की कोशिश की गई, कुछ लिस्टों को तो दुरुस्त बनाई गई, उनकी जो ग्रेडिंग की गई, कुछ अफसरान उससे मुतासिर भी हुए, लेकिन एक कोशिश थी कि मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। जब राशिद लंगड़ियाल साहब ने जिम्मेदारियां संभाली तो जो एक माजी की प्रैक्टिस थी, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो वो अफसरान जिनके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनके अपने कनेक्शन होते हैं, तो अपने पुरकशिश ओहदों पर मनपसंद अपनी अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए मुतहरिक हो जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा है कि कोई भी ऑफिसर जिसको जो अपने अथॉरिटी की विल के बगैर अपनी चॉइस के मुताबिक किसी अहम तरीन ओहदे पर तैनाती हासिल करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी अपना ज़ाती फ़ायदा या उसके पीछे कुछ स्टेक होल्डर्स, को बड़े ग्रुप्स, किसी न किसी का को फ़ायदा वाबस्ता है। और ये प्रैक्टिस रही है, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग अपनी चॉइस के सीनियर ऑफिसर्स को मुख्तलिफ ओहदों पर अपॉइंट करवाते हैं ताकि फिर उनके मामलात आसान हो जाए। लेकिन राशिद लंगड़ियाल साहब का इस मामले से क्रेडिट जाता है, जिसमें उन्होंने सिर्फ वर्बल नहीं बल्कि तहरीरी तौर के ऊपर अपना एक डायरेक्टिव जारी किया, जिसमें उन सबको वार्न किया गया है, तमाम अफसरान को जो तबादलों के लिए अपनी मनपसंद पोस्टिंग के लिए सिफारिशें करवा रहे हैं, दबाव डलवा रहे हैं, जिसमें उनको कहा गया अगर आपने ये तरीका अडॉप्ट किया, किसी ने भी उन तक दोबारा अप्रोच करने की कोशिश की, तो ये तरीक़ाकार इलीगल है, ये गैर कानूनी तरीक़ाकार है और इसको एक बदतमीज़ी भी तस्वुर किया जाएगा डेफिनेटली कि आप जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी विल के अगेंस्ट अपनी चॉइस के मुताबिक आप पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं। और उसको उनको वार्न किया गया अगर आपने ऐसी कोई कार्रवाई की तो आपको मुअत्तल किया जाएगा, तो आपके खिलाफ तदीबी कार्रवाई भी होगी। और उसके साथ साथ ये जो सारा प्रोसेस है अपनी चॉइस से पोस्टिंग हासिल करना, इस कल्चर की वजह से इदारे की जो जड़ें हैं वो खोखली हो रही हैं। ये बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर राशिद लंगड़ियाल साहब ने अपने अफसरान को कन्वे करने की कोशिश की। और उसके साथ उन्होंने कहा जी कि ऐसे अफसरान जूनियर्स के लिए जो इंतखाब करते हैं वो अपना एक ऐसा नाकस मॉडल पेश कर रहे हैं अपने जूनियर अफसरान के लिए, जो कि फिर आने वाले दिनों में न सिर्फ FBR के लिए बल्कि मुल्क की मौशत के लिए भी तबाहकुन साबित होता है। तो खासा एक उन्होंने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की। इससे पहले वो पावर डिवीज़न में रहे, बहुत मुश्किल शोबा, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े मामलात, बड़े बड़े मुआहदे, सॉवरन एग्रीमेंट्स, लेकिन उन्होंने अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए, जिसे कहते हैं ना कि हाउस इन ऑर्डर को करने की कोशिश की, एक फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश की, थेफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की, वहाँ पे जो एक सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की, वहाँ पर भी एक उनका एक अपना रोल था जो कि एक दिखाई दिया। लेकिन अब FBR में पहुँचे हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से उनका ताल्लुक है, ये डेफिनेटली नीचे से जो डिफरेंट कैडर्स के अफसरान हैं उनकी तरफ से उनको रेजिस्टेंस भी आएगी। ऐसी पॉलिसी जहाँ पर मेरिट के ऊपर अफसरान की अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की जा रही है, आप समझते हैं कि इदारे के लिए और कौमी ख़जाने के लिए किस कदर अहम है? भट्टी साहब, अगर आपने इस मुल्क की माशी सिमत दुरुस्त करनी है तो आपको FBR को दुरुस्त करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें इतनी खराबियां हमें मार्केट में लोग इतना बताते हैं, इतनी करप्शन है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो उन्होंने डायरेक्टिव जारी किया है, ये आपने सुनाया, हमने सुन भी लिया, लेकिन ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं होना चाहिए। राशिद लंगड़ियाल साहब के बारे में जो उनकी रिप्यूट है, बहुत अच्छी रिप्यूट है, बड़े कानून के मुताबिक चलने वाले ऑफिसर हैं, लेकिन अब इनका ये कड़ा इम्तिहान भी है। यकीनन ये मुल्क की खिदमत भी होगी। अब जो इन्होंने हदायत जारी कर दी हैं, इस पर भट्टी साहब अब अमल भी होगा। इस पर राशिद लंगड़ियाल साहब को दबाव भी आएगा, बड़ी चीज़ें भी आएंगे। अब जिन पॉइंट्स को उन्होंने रेस कर लिया है, अब उनको हम दाद देंगे। देखें, एक ऑफिसर आता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, अगर वो FBR की सिमत दुरुस्त कर जाएं तो पाकिस्तान पर उनका एहसान अजीम होगा और कौम उन्हें सनहरे हरूफ में याद करेगी। अब ये उनका जो उन्होंने हदायत जारी कर दी, अब उनका फ़र्ज़ है इस पर मनो-अन इसी तरह अमल होगा, और अगर अमल नहीं होगा तो भट्टी साहब हम उसके हवाले से निशानदेही करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, यही काम, बिल्कुल ठीक, खासा बिल्कुल दुरुस्त आपने पॉइंट आउट किया। और किसी भी शोबे के अंदर आपने अगर बेहतरी लानी है तो उसकी जो बेहतरी की पहली सीढ़ी है वो मेरिट की पासदारी है। और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल एक डायरेक्टिव इशू करके इस पहली सीढ़ी को वाजे कर दिया है। अब हम तवक्को करते हैं कि इस डायरेक्टिव के ऊपर मनो-अन अमल दरामद भी लाजमी होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।